हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका आपका टेक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूँ। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आई होप, और आप लोगों का हाफ ऑफ द सेशन अप्रॉक्स कंप्लीट होने वाला है आपका क्लास 12 का। सो प्लीज़ बहुत अच्छे से स्टडीज करिएगा ताकि आपके बहुत अच्छी परसेंटेज आए। जैसे कि हमने एमबीआई का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी का हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। आज हम हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट का कुछ हम समरी देख लेते हैं। यहाँ पे हम फिर से बताते हैं कि जो एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी थे 1944 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। इनका पूरा नाम था ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड और मैथवेल मैककार्टी। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ग्रिफिथ का, उसको प्रूफ किया था कि हाँ एक्चुअल में जो डीएनए है वही आपका जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यानी कि जो R2 बैक्टीरिया है वो आपका S3 में ट्रांसफॉर्म अगर हो पा रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? डीएनए की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। लाइक इन्होंने जो है एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लिया था आपको, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इस टेस्ट ट्यूब में R2 बैक्टीरिया था, राइट। और R2 बैक्टीरिया जो है न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो किया गया था, तो प्लस न्यूट्रिटिव मीडियम भी यहाँ पे अवेलेबल था। और प्लस इसमें इन्होंने क्या करा था, साथ में जो हीट किल S3 बैक्टीरिया था वो भी इसमें ऐड कर दिया था। क्या ऐड किया था? हीट किल S3 बैक्टीरिया। मीन्स जैसा सैंपल था ना पहले वाला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में, जो था हीट किल बैक्टीरिया और R2 बैक्टीरिया को लिया गया था और फिर वो ट्रांसफॉर्म हुआ था, मतलब पाया गया था कि माइस डाई हो गया। तो ऐसा क्या था कि डाई हो गया, तो उन्होंने कंक्लूड किया था ना ग्रिफिथ ने कि इसका मतलब कि जो R2 है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो गया S3 में, राइट। किसकी वजह से हुआ था बस वो नहीं बताया, तो वही चीजें इनको क्लियर करनी थी। तो इन्होंने क्या किया, फिलहाल एक सैंपल प्रिपेयर किया जिसमें R2 बैक्टीरिया लिया, न्यूट्रिटिव मीडियम लिया और साथ में सेम वही हीट किल S3 बैक्टीरिया था। अब इस सैंपल को इन्होंने क्या किया, इस सैंपल को जो है एक एक करके ट्रीट कराया। हम यहाँ पे सेम सैंपल की बात करेंगे। इन्होंने किससे किससे ट्रीट कराया? डीएनए से ट्रीट कराया, प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कराया, लाइपेज एंजाइम से ट्रीट कराया, इसके अलावा लाइपेज के अलावा आरएनएज एंजाइम से ट्रीट कराया, राइट। ये कुछ एंजाइम्स है जिन्होंने इन्होंने इससे इसको ट्रीट कराया, राइट। और कुछ अदर फैक्टर्स भी यूज किए थे, अदर एंजाइम्स भी यूज किए थे, हम वो भी मेंशन कर दे रहे हैं कि अदर एंजाइम्स भी इन्होंने यूज किए थे, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, सेम सैंपल था, सेम सैंपल इन्होंने क्या किया, अलग अलग जो है चीजों से ट्रीट कराया था। अब किससे किससे ट्रीट कराया, पहला यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या देखा कि जब डीएनए से ट्रीट कराया और फिर इन्होंने इस देखो डीएनए एंजाइम जो है इस सैंपल में इन्होंने ऐड किया था। डीएनए क्या किया था इस सैंपल, देखो इसके ना अलग अलग जो है सैंपल बनाए, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में, फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में, फिर तीसरे टेस्ट ट्यूब में, फिर चौथे टेस्ट ट्यूब में और फिर पांचवें टेस्ट ट्यूब में। मीन्स ऑल ओवर हम यहाँ पे अगर बात करें तो क्या कह रहे हैं कि इस सैंपल का इन्होंने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इस सैंपल को लिया थोड़ा थोड़ा और फिर अलग अलग एंजाइम से इन्होंने ट्रीट करा दिया, राइट। तो इस टेस्ट ट्यूब में हम यही सेम सैंपल है जो यहाँ पे लिया गया है, सेम सैंपल है, बस फर्क इतना है कि अलग अलग एंजाइम से ट्रीट कराया गया। अब देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जब डीएनए एंजाइम से ट्रीट कराया इस सैंपल को और फिर इसको माइस में इंजेक्ट किया, देखिए काम वही किया जा रहा है, किसमें कर रहे हैं इंजेक्ट, माइस में इंजेक्ट किया। जब माइस में इंजेक्ट किया तो पाया कि जो माइस है, राइट, यहाँ पे माइस अलाइव है। माइस क्या है, माइस अलाइव है, माइस को कुछ नहीं हुआ, माइस हेल्दी है, राइट। हम यहाँ पे कह सकते हैं माइस अलाइव है या फिर माइस हेल्दी है, नो डिसीज, माइस को कोई डिसीज नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या किया, इसी में का दूसरा सैंपल लिया दूसरे टेस्ट ट्यूब में, उसको प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कराया। जब प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कराया और फिर
उसके बाद में फिर इसको भी इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। सेम किसमें इंजेक्ट किया, माइस में इंजेक्ट कर दिया। जब माइस में इंजेक्ट किया तो इन्होंने क्या पाया, माइस डाइड, चूहा मर गया, राइट। फिर उसके बाद में लाइपेज एंजाइम से ट्रीट कराया सैंपल को, इसको भी इन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, फिर इन्होंने क्या पाया, तो भी भाई माइस जो है डाइट, चूहा तब भी मर गया। उसके बाद में आरएनएज एंजाइम से ट्रीट कराया, सेम इसको भी इन्होंने इंजेक्ट कराया माइस में, तो भी इन्होंने क्या देखा, तो भी माइस डाइड। और अदर एंजाइम से भी ट्रीट कराया इसी सैंपल को, सेम सैंपल को, और इसको भी इन्होंने क्या किया, इसको भी इन्होंने इंजेक्ट कर दिया किसमें, माइस में, तो इन्होंने क्या पाया, तो भी इन्होंने पाया क्या, कि माइस डाइड। सिर्फ इन्होंने देखा। और अच्छा, यहाँ पे आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बताया था कि डीएनए जो है डीएनए को हाइड्रोलाइज करता है, प्रोटीएज जो होता है प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है, लाइपेज एंजाइम जो है फैट्स को, लिपिड्स को हाइड्रोलाइज करता है, आरएनएज एंजाइम जो होता है वो आरएनए को हाइड्रोलाइज करता है, और जो अदर एंजाइम्स है वो अदर इन्होंने यूज किए, राइट। सो फिलहाल जब इन्होंने उसी सैंपल में डीएनए एंजाइम ऐड किया तो डीएनए क्या हुआ, वो हाइड्रोलाइज हो गया, डीएनए का अस्तित्व खत्म। जब डीएनए का अस्तित्व खत्म हो गया उसके बाद में उन्होंने उस सैंपल को जब माइस में इंजेक्ट कराया तो माइस को निमोनिया नहीं हुआ, माइस हेल्दी रहा, राइट। और फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट कराया सेम सैंपल को, तो क्या हुआ, प्रोटीएज जो होता है वो यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसको हाइड्रोलाइज करेगा, उसको हाइड्रोलाइज करेगा, तो इन्होंने क्या पाया, भाई माइस डाई हो गया, चूहा नहीं जिंदा बचा। सेम ऐसे ही लाइपेज जो है एंजाइम को इन्होंने क्या किया, वो इसमें जो है ऐड किया, किसमें, सेम इसी वाले सैंपल में। जो लाइपेड होता है लिपिड्स फैट्स को जो डाइजेस्ट करता है, तो यहाँ पे उसको डाइजेस्ट करेगा, यानी कि इस सैंपल को लाइपेज एंजाइम से ट्रीट कराने के बाद इन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, तो भी माइस जो है टाइड हो गया। फिर आरएनएज एंजाइम जो कि आरएनए को जो है डाइजेस्ट करता है, तो आरएनएज एंजाइम जब इस सैंपल में इन्होंने ऐड किया तो क्या हुआ कि आरएनए को डाइजेस्ट करना था, अगर आरएनए होता तो डाइजेस्ट होता, राइट। और तो माइस में जब ये सैंपल इन्होंने इस सैंपल को आरएनए से जो है ट्रीट कराने के बाद जब इस सैंपल को इन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो भी माइस डाइड हो गया, और अदर एंजाइम्स भी यूज किए तो भी इस सैंपल को जब इन्होंने माइस में इंजेक्ट कराया तो भी माइस डाइड हो गया। तो ऑल ओवर इन्हें यहाँ पे क्या पता चला कि इसका मतलब, और हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है फ्रैक्शंस ऑलरेडी ले लिए थे, फ्रैक्शन जो है इसमें से ऑलरेडी सेपरेट कर दिए थे, राइट। फ्रैक्शंस क्या क्या सेपरेट किए थे, आपने आपको कल बताया था, कौन कौन से फ्रैक्शंस, डीएनए फ्रैक्शन लिया था, इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो प्रोटीन का फ्रैक्शन भी लिया था, प्रोटीन भी इन्होंने सेपरेट कर लिया था इस सैंपल से, सेम सैंपल से। प्रोटीन के अलावा अगर हम बात करें इन्होंने कार्बोहाइड्रेट भी जो है सेपरेट किया था, ये फ्रैक्शंस थे। मतलब इन्होंने इस सैंपल को भी, इन फ्रैक्शंस को भी चेक किया था, राइट, कि डीएनए को डीएनए से ट्रीट कराया, प्रोटीन को प्रोटीन से ट्रीट कराया, कार्बोहाइड्रेट को जो है लाइपेज एंजाइम से ट्रीट कराया। ये प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या किया था। हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या देखा, इन्होंने इस रिजल्ट से ये कंक्लूड किया था कि इसका मतलब कि डीएनए ही है, क्योंकि डीएनए एंजाइम जो होता है इनको ये पता था कि ये हाइड्रोलाइज करता है किसको, डीएनए को। जब डीएनए एंजाइम डीएनए को हाइड्रोलाइज करता है तो इसका मतलब डीएनए ही है जो बेसिकली कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हुआ होगा किसमें, R2 में। मतलब डीएनए ही होगा जिसने हेल्प किया होगा R2 को S3 में कन्वर्ट होने में, और वो भी किसका डीएनए, S3 के डीएनए ने। भले वो हीट किल्ड हो गया लेकिन उसके बावजूद जो उसका डीएनए था उसने क्या किया, R2 को कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, S3 बैक्टीरिया में, और फिर उसने अपना फंक्शन शो किया और माइस को डाई कर दिया, यानी कि माइस में निमोनिया हो गया। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने पता लगाया कि डीएनए ही है जो माइस में क्या कर रहा है, निमोनिया कॉज कर रहा है, राइट। लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी भी आना बाकी था। फाइनल रिजल्ट के लिए एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, वो हुआ अल्फ्रेड
हर्शी और मार्था चेस का, राइट। तो इनका एक्सपेरिमेंट जो था, अगर हम बात करें, इन्होंने जो दो चीजें ली थी, बैक्टीरियोफेज को लिया था, बैक्टीरियोफेज के अलावा इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया था। इन्होंने क्या क्या लिया? बैक्टीरियोफेज लिया था और ई कोलाई लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ई कोलाई एक तरीके का बैक्टीरिया है और जो बैक्टीरियोफेज है ये वायरस को इन्फेक्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है। तो वायरस इन्फेक्टिंग टू बैक्टीरिया। ओके, सो ये चीज आपको क्लियर होगी। बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं? वो वायरस होते हैं, लेकिन ऐसे वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? वो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज को लिया और उसके अलावा ई कोलाई को लिया। अगर हम बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में ऊपर एक कोटिंग पाई जाती है, ये जो होती है ये प्रोटीन कोटिंग होती है। यानी कि ऊपर की तरफ अगर हम बात करें, ऊपर का जो लेयर होती है इसे हम कैप्सिड कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे, है ना, राइट। और कैप्सिड के अलावा इसे हम कैप्सूल भी नाम देते हैं, कैप्सूल भी कहते हैं, क्योंकि जो डीएनए है उसको ये कवर किए रहता है। क्योंकि इस प्रोटीन के अंदर पाया जाता है क्या? डीएनए। यानी कि इस प्रोटीन के अंदर पाया जाएगा डीएनए, एक जेनेटिक मटेरियल। और ये जो डीएनए होगा ये कोटेड होगा किससे? प्रोटीन वाली लेयर से, और जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड या फिर कैप्सूल, राइट। तो प्रोटीन कोटेड होता है ये चीज हम मेंशन कर दे रहे हैं। और बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को आपने 11th क्लास में बुक में प्रॉपर डिस्कशन आपने जिसको पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर का डिस्कशन ज्यादा नहीं कर रहे हैं। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हमने उतना हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। सो ये है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। ओके, सो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में मेन आपको यहाँ पे क्या जानना है कि बैक्टीरियोफेज का ये जो है हेड वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये पूरा, ये इसका हेड वाला पार्ट है, राइट। और इसके हेड के पार्ट में अगर हम बात करें, हेड के इनसाइड में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जो कि कौन होता है? जो कि डीएनए का होता है, राइट। और इसके अलावा जो डीएनए होता है वो कोटेड होता है, राइट। वो किसका कोट होता है? प्रोटीन का होता है। और इसे हम कैप्सिड या कैप्सूल कहेंगे, जो कि कैप्सोमियर्स का बना होता है। ये आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा हुआ है, राइट। ओके, अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो होता है, इसका जो प्रोटीन है इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। इसके प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होगा? सल्फर प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे अगर हम डीएनए की बात करें, देखिए जो चीजों की हमें जरूरत है हम सिर्फ उसका डिस्कशन कर रहे हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन भी कई तरीके की होती है। डीएनए के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो हम अभी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसके पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ जिसको उसको जानना है हम उसी की बात करें। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डीएनए, तो जो डीएनए होता है उसमें फॉस्फोरस भी पाया जाता है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए जो होता है उसमें फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। तो हम ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं कि डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ओके, डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। तो एक चीज हमें यहाँ पे पता चल गया सॉरी, जो बैक्टीरियोफेज होता है उसकी प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है और जो डीएनए होता है उसमें फॉस्फोरस पाया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले मींस इन्होंने हर्शी एंड चेज ने क्या किया था? बैक्टीरियोफेज लिया। अब इन्होंने दो बैक्टीरियोफेज को अलग अलग मीडियम में ग्रो कराया, राइट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पैट्री डिश ली हमने, दो पैट्री डिश ली, ओके। और इस पैट्री डिश में हम यहाँ पे अलग अलग हम बात करेंगे कि दो बैक्टीरियोफेज को हमने ग्रो कराया। अब जब ग्रो कराया तो इन पैट्री डिश में हम पहले बता दें कि क्या लिया गया। एक पैट्री डिश में जो है, दोनों पैट्री डिश में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया था। एक पैट्री डिश में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया वो लिया गया सल्फर 35 का, राइट। तो रेडियो एक्टिव था वो कौन था? सल्फर 35। सल्फर 35 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया गया। और एक में अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस 32 रेडियो एक्टिव लिया गया, ओके। अब इन दोनों में हमने क्या किया?
हम यहाँ पे पेट्री डिश बता रहे हैं, एक्चुअल में उन्होंने पेट्री डिश नहीं लिया था, बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि हाँ ये पेट्री डिश है और इसमें हमने ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐड किया है और इसमें हम क्या करेंगे, बैक्टीरियोफेज को इंट्रोड्यूस कराएंगे। यानी कि अब इन्होंने क्या किया, इन बैक्टीरियोफेज को यहाँ पे ग्रो कराया था। तो यहाँ पे हम बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। ओके, अब होता क्या है, देखो दोनों मीडियम में बैक्टीरियोफेज को जब ग्रो कराया तो आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो फास्फोरस 32 है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए वाला पार्ट, राइट। इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए वाला जो पार्ट है वो किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फास्फोरस 32 को। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो प्रोटीन का पार्ट होता है वो सल्फर उसमें पाया जाता है। तो इसका मतलब जो सल्फर 35 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसको बैक्टीरियोफेज का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, वो करेगा प्रोटीन वाला। ओके, तो इसका मतलब एक हमारा जो मीडियम है उसमें हमारा डीएनए में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया जा रहा है फास्फोरस 32, और एक मेरा मीडियम है यहाँ पे हमारा जिसमें जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सल्फर है वो हमारा पाया जा रहा है किसमें, प्रोटीन में। ओके, अब इनको ग्रो कराने के बाद यही बैक्टीरियोफेज इन्होंने लिए, इन बैक्टीरियोफेज को अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ई कोलाई पर इंफेक्शन कराया, राइट। यहाँ पे क्या किया, सेम बैक्टीरियोफेज लिए, यहाँ पे हमने यही बैक्टीरियोफेज को लिया है, मतलब मीडियम से निकाला बैक्टीरियोफेज, मतलब मीडियम से निकाला क्या, इसी मीडियम में अब हम बात कराएं यहाँ पे, इस मीडियम से जो है इन्होंने क्या किया, दूसरे आपका पेट्री डिश में मान लो या टेस्ट ट्यूब मान लो, किसी में भी हम बात कर ले, तो बैक्टीरियोफेज को लिया उन्होंने और अब ई कोलाई वाले मीडियम में ग्रो कराया, राइट। ई कोलाई जिसमें प्रेजेंट था उस मीडियम में जब ग्रो कराया तो क्या हुआ, दो सैंपल अलग अलग लिए इन्होंने, सेम ऐसे ही, मतलब फास्फोरस 32 वाला यहाँ, सल्फर 32 वाला यहाँ। तो अब क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ कि जो बैक्टीरियोफेज था, हम दोनों बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे, दोनों बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, ई कोलाई में अपना इन्फेक्शन किया, राइट। इन्फेक्शन करने का मतलब है इन्होंने क्या किया, अपना जो डीएनए वाला पार्ट था वो डीएनए वाला पार्ट क्या किया, ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करा दिया। ओके, अच्छा, ई कोलाई के पास में अपना खुद का भी डीएनए है, राइट। हमने यहाँ पे बनाया नहीं है, हम यहाँ पे बना देते हैं, ई कोलाई के पास सपोज ये उसका अपना खुद का डीएनए है। ओके, अब यानी कि बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज ने इन्होंने इन्फेक्शन कर दिया, इन्फेक्शन मतलब अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया कहाँ पे, ई कोलाई के बॉडी में। ओके, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, मतलब ये कौन सी स्टेज हो गई, ये इन्फेक्शन स्टेज हो गई। अब इन्फेक्शन स्टेज होने के बाद में देखिए इन्फेक्शन तो हो गया, लेकिन अभी भी जो बैक्टीरियोफेज है हमारे वो ई कोलाई से अटैच है, और हमें क्या करना है, हमें हटाना है, हमें ई कोलाई की या सॉरी बैक्टीरियोफेज की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्फेक्शन हो गया, अब बैक्टीरियोफेज को हटाओ, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज है जो सिर्फ और सिर्फ अपना डीएनए वाला पार्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा है, लेकिन जो प्रोटीन वाला पार्ट है ऑल ओवर, मतलब डीएनए के अलावा जितना भी पार्ट है बॉडी का वो बाहर ही रहता है। जब बाहर ही रहता है वो आपका इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसका हमें काम भी नहीं है, क्योंकि हमें काम सिर्फ किसका है, वो काम है सिर्फ और सिर्फ अल्फा, यहाँ पे हर्षियो चीज को सिर्फ किसका काम था, सिर्फ डीएनए का काम था, बाकी इनकी बॉडी का कोई यहाँ पे इनका यूज नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहां से हमें इनको रिमूव करना है, किसको करना है, बैक्टीरियोफेज जो अटैच है इन्हें रिमूव करना है। अगर रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लेंडिंग कराएंगे, ब्लेंडिंग जैसे किचन में ब्लेंडिंग होती है ना, राइट, ब्लेंडिंग करते हैं किचन में ब्लेंडिंग, सेम वैसे ही ब्लेंडिंग यहाँ पे होगी। अब जब ब्लेंडिंग होगी तो ब्लेंडिंग से क्या होगा, जो बैक्टीरियोफेज जो है इनकी बॉडी में, ई कोलाई की बॉडी में अटैच थे, वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। यहाँ पे हम लिख देंगे कि बैक्टीरियोफेज सेपरेटेड। ओके, तो बैक्टीरियोफेज क्या हो गए, ये सेपरेट हो गए। अब जब बैक्टीरियोफेज सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि भाई रेडियो एक्टिविटी कहाँ प्रेजेंट है कहाँ नहीं प्रेजेंट, तो उसके लिए हमें एक स्टेप और कराना होगा। अब हम कराएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड स्टेप में हम क्या कराएंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वो आपका जो प्रोसेस होता है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज करते हैं, जो कि क्या करती है, स्पिन करती है, रोटेट करती है, राइट, और रोटेट जो करती है काफी स्पीड में करती है। और इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में अगर हम बात करें, हम चीजें सेट करते हैं,
टेम्परेचर हम सेट करते हैं कि कितने टेम्परेचर पे हमें सेंट्रीफ्यूज कराना है, यानी कि पर्टिकुलर जो भी जो है लिक्विड है या प्रोडक्ट या जो भी हमारे पास सैंपल है उसको हमें कितनी स्पीड में किस टेम्परेचर पे हमें रोटेट कराना है। तो टेम्परेचर यहाँ पे हम सेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में। इसके अलावा स्पीड इसकी सेट करते हैं कि हमें 120 रोटेशन पर मिनट चाहिए या 60 रोटेशन पर मिनट चाहिए, किस हिसाब से हमें रोटेशन चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए, वो चीजें हम सेट करते हैं। टेम्परेचर सेट करते हैं कि टेम्परेचर हमें 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ये हम सेट करते हैं। सेट करने के अलावा अगर हम बात करें कितनी देर के लिए हमें कराना है, हम यहाँ पे टाइम भी सेट करते हैं, राइट। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने ये कुछ चीजें यहाँ पे सेट कर दी। अब सेट करने के बाद में सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने यही वाला ये जो सैंपल है सेम ऐसी जो हमने किसी टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश में हमने ये कराया होगा वक्त, जब ये कराया तो कराने के बाद उसी सैंपल को अब हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज की जो ट्यूब्स होती हैं, राइट, उन ट्यूब्स में हम क्या करेंगे, सैंपल को लोड कर देंगे और लोड करने के बाद में हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में उनको लगा देंगे और सेट कर देंगे बाकी सारी चीजें, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, ये सब हम सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद में अब वो क्या करेगा, काफी तेजी से रोटेट करेगा, स्पिन करेगा। जब स्पिन करेगा तो स्पिन करने पे क्या होगा, ये जो भी लिक्विड पार्ट है, जो हमने यहाँ पे क्या सैंपल एक लिक्विड ही पार्ट तो है, इस लिक्विड पार्ट में जो भी हैवी पार्टिकल होंगे, जो लाइट पार्टिकल होंगे, उनको सेपरेट कर देगा। क्या करेगा, हैवी और लाइट पार्टिकल को सेपरेट कर देगा। ओके, हम यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे इसको रब करके हम यहाँ पे बना देते हैं। ये क्या करेगा, हैवी पार्टिकल और लाइट पार्टिकल को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब सेंट्रीफ्यूज हुआ तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिलेंगी उस ट्यूब में, सैंपल में। एक हमें बॉटम में पार्ट मिलेगा, जो बॉटम में पार्ट मिलेगा वो हमें हैवी पार्ट मिलेगा। जितने भी उस लिक्विड में जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं या हैवी सब्सटेंस होते हैं या हैवी बॉडी होती है, कुछ भी कह लीजिए, वो क्या होगी, वो सेटल डाउन हो जाएगी आपके बॉटम में, तो वो हमें बॉटम में मिलेगी। और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो सेंट्रीफ्यूज कराने पर हमें कहाँ मिलते हैं, ऊपर की तरफ मिलते हैं, ऊपर लेयर में मिलते हैं, राइट। तो ये अपर पोर्शन में लाइट पार्टिकल्स मिलते हैं हमें सेंट्रीफ्यूज कराने पर, और हेवी पार्टिकल्स कहाँ मिलते हैं, बॉटम में मिलते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हैवी पार्टिकल वाला पार्ट है, बॉटम वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं पैलेट पार्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, पैलेट। और जो अपर वाला पार्ट जो होता है जहां पे लाइट पार्टिकल्स मिलते हैं, हम इसे कहते हैं सुपरनेटेड पार्ट। यानी कि अब हम ये डिसाइड करते हैं कि जो सब्सटेंस हमें जो भी मिल रहा है, हैवी पार्ट अगर मिल रहा है, हैवी पार्टिकल्स, तो वो हमें किस में मिल रहे हैं, पैलेट वाले पार्ट में मिल रहे हैं। सुपरनेटेड में कौन से मिल रहे हैं, लाइट वाले पार्ट मिल रहा है, राइट। इतना आपको क्लियर हुआ। तो अब सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें हर ट्यूब में ये दो पार्ट मिलेंगे। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन में जब हमें ये हर दो पार्ट मिलेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इन दोनों में, एक में हमने क्या किया था, सल्फर 35 से हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ट्रीट कराया था, और एक हमने किसमें क्या कराया था, फास्फोरस 32 से हमने ट्रीट कराया था। ओके, तो फास्फोरस 32 और सल्फर 35 से ट्रीट कराने के बाद हम इस वाले सैंपल में, अब दोनों सैंपल का हम यहाँ पे बना देते हैं। ओके, यहाँ पे हम यहाँ पे हम ये एक और सैंपल बनाते हैं, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये वाला जो सैंपल है ये हमारा सल्फर 35 का है, और ये वाला जो सैंपल है हमारा फास्फोरस 32 का है। अब हम दोनों में से, दोनों जो हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट कराए हैं, उनमें से हम ट्यूब्स को बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद में अब हम रेडियो एक्टिविटी टेस्ट करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में हमें कहाँ मिल रही है, राइट। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी है फास्फोरस 32 में, वो हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिली, वो हमें मिली पैलेट वाले पार्ट में। रेडियो एक्टिविटी हमें कहाँ मिली, वो मिली हमें पैलेट वाले पार्ट में। और सल्फर 32 में अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी मिली हमें कहाँ पे, सुपरनेटिंग के पार्ट में। मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमें कहाँ पे मिले, सुपरनेटिंग के पार्ट में, और यहाँ पे हमें फास्फोरस 32 में कहाँ मिले, पैलेट वाले पार्ट में, राइट। तो ऐसा ये जो शो हुआ, इसने क्या कंक्लूड हुआ, इससे ये कंक्लूड हुआ, पहली चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जो ई कोलाई होता है, ये ई कोलाई हैवी होते हैं इन कंपैरिजन टू वायरस। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज के डीएनए को हमने जो ट्रीट कराया था, सॉरी, बैक्टीरियोफेज को हमने पूरा का पूरा जो है किससे हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ट्रीट कराया था, फास्फोरस 32 से। तो जो डीएनए होता है उसमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा रेडियो एक्टिविटी को। और फिर यही डीएनए था वो ई कोलाई में आया। जब ई कोलाई में डीएनए आ गया तो इसका मतलब इस प्रोटीन पार्ट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे चली आई, ई कोलाई में चली आई। जब ई कोलाई में रेडियो एक्टिविटी चली आई तो ब्लेंडिंग होने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन जब हुआ तो सेंट्रीफ्यूगेशन में भी सिर्फ ई कोलाई में हमें जो है वो रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, ना कि इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन वाले पार्ट में। तो यही चीज सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर क्या हुआ कि जो हमने टेस्ट ट्यूब यहाँ पे ली है, इस पे जो हैवी पार्टिकल है वो किसका है, वो हमारा है ई कोलाई का, क्योंकि हेवी पार्ट में हमारे मिलेंगे ई कोलाई, क्योंकि जो ई कोलाई होती है वो हेवी होती है वायरस के प्रोटीन पार्ट से ज्यादा, राइट। जो प्रोटीन पार्ट होता है वो वायरस का, बैक्टीरियोफेज का लाइट वेटेड होता है, और जो ई कोलाई होता है विद डीएनए वो क्या होगा, हेवी होगा। तो इसका मतलब जो ई कोलाई होंगे जितने भी, वो हमारे कहाँ पे सेटल डाउन मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे पैलेट वाले पार्ट पर, राइट। तो पैलेट वाले पार्ट पे हमें यहाँ पे मिलेगा ई कोलाई, और ई कोलाई जब हमें यहाँ पे मिल रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे आपने देखा कि जो फास्फोरस 32 की रेडियो एक्टिविटी है वो किस में आई है, वो ई कोलाई में आई है। और ई कोलाई में वो भी किस में, डीएनए की वजह से आई, राइट। किसके डीएनए, बैक्टीरियोफेज के डीएनए की वजह से। तो इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी किस में मिलेगी, पैलेट वाले पार्ट में लगेगी। तो इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में लाइट पार्ट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटिन के पार्ट में नहीं मिली। कहाँ मिली हमें, सिर्फ और सिर्फ पैलेट के पार्ट में मिली, राइट। और इसके अलावा अगर हम इस वाली सैंपल की बात करें तो इस वाले सैंपल में आप ये देखोगे कि जो सल्फर 35 है रेडियो एक्टिव लेवल वो प्रोटीन में है। प्रोटीन में अगर है तो डीएनए यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस हुआ बैक्टीरियोफेज का, इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे थी, इस प्रोटीन के कोड पे थी, राइट। तो ये जो ब्लेंडिंग हुई, ब्लेंडिंग होने के बाद भी जब ये सेपरेट हो गया उसके तब भी हमारी रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे थी, इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन के पार्ट में थी, ना कि ई कोलाई के में गई, क्योंकि डीएनए में तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे थी ही नहीं। और फिर जब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पे जब सेपरेशन हुआ तो हमें क्या मिला, ये मिला कि जो ई कोलाई यहाँ पे बॉटम में थे उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, मतलब पैलेट पार्ट में हमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। जो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन वाला पार्ट था उसमें हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली। क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो प्रोटीन था, प्रोटीन वाला जो पार्ट था, बैक्टीरियोफेज की जो बॉडी थी प्रोटीन वाली, वो लाइट वेटेड थी। और वो कहाँ पे आई, यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं कि ये लीजिए, ये बैक्टीरियोफेज की क्या हो गई, ये प्रोटीन वाली बॉडी हो गई। यहाँ पे भी बैक्टीरियोफेज की क्या हो गई, ये प्रोटीन वाली बॉडी हो गई, राइट। तो वो कहाँ मिली, वो सुपरनेटिन के पार्ट में मिली। तो इसका मतलब इस वाले एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें तो हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को मिली कहाँ पे, पैलेट वाले पार्ट में, सुपरनेटिन में नहीं मिली। इस वाले एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी हमें देखने में कहाँ मिली, वो हमें मिली सुपरनेटिन में, ना कि पैलेट में। इज इट क्लियर? तो ये था हर्शी एंड चेस का पूरा कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ होगा। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।